हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो दृष्टि का क्विक बुक है, ठीक है, उसका बायो का नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज में पढ़ना है प्लांट किंगडम के बारे में, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि कैसे हम क्लासीफाई करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक प्लांट किंगडम को। तो प्लांट किंगडम इन सिंपल टर्म्स इज़ अ बेसिक ग्रुप दैट इंक्लूड्स प्लांट। तो प्लांट किंगडम को हम अगर ब्रॉडली बोले तो इसमें सारे जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट किंगडम में आएंगे। इट इज़ वन ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, द अदर बीइंग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड एनिमलिया। ऐसे देखे थे हम लोग कि 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें से एक कौन सा प्लांट किंगडम भी है। अब क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल वॉल्स एंड हैव एन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फैसिलिटेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो प्लांट्स में जितने भी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं वो सारे ही क्या है, मल्टी सेलुलर है। मतलब वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स के बने हुए हैं और इनके पास जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है। मीन्स ये अपने फूड के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। ये अपना जो फूड है वो खुद ही बनाते हैं और इनका जो न्यूट्रिशन होता है, जो फूड बनता है, ठीक है, ये बनाते हैं ये लोग क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल क्या है, ये ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट है और जिसके वजह से ग्रीन कलर होता है मतलब प्लांट के लीफ में, और जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द प्लांट्स फॉल अंडर द प्लांट किंगडम। जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट किंगडम में आते हैं और हम इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं और भी सब ग्रुप्स में, ठीक है। और ये सब ग्रुप्स में जब हम क्लासीफाई करेंगे तो वो किस किस बेसिस पे करेंगे। पहला तो प्लांट बॉडी, ठीक है, फिर वेस्कुलर सिस्टम, नेक्स्ट है सीड फॉर्मेशन। अगर हम प्लांट बॉडी के पर्सपेक्टिव से देखें तो वेदर द बॉडी हैज़ वेल डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर और नॉट। तो जब प्लांट बॉडी के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो ये देखते हैं कि जो प्लांट के पास अलग अलग जो वेल डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं या नहीं है, ठीक है। और वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, वेदर द प्लांट हैज़ अ वेस्कुलर सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज और नॉट। तो क्या प्लांट के पास वेस्कुलर सिस्टम है या नहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे कि प्लांट में होता है जाइलम, है ना, फॉर द वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर और मिनरल्स। वैसे फ्लोएम होता है जो कि फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। तो ये दोनों अगर प्रेजेंट रहेंगे मीन्स उसमें वेस्कुलर सिस्टम है। फिर सीड फॉर्मेशन, वेदर द प्लांट बियर्स सीड और नॉट। तो सीड फॉर्मेशन में हम क्या देखते हैं कि जो प्लांट के पास सीड है या नहीं है। इफ़ इट डज देन वेदर इट इज़ इनक्लोज विद इन द फ्रूट्स और नॉट। अगर प्लांट के पास सीड है तो क्या वो फ्रूट के अंदर है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम देख करके क्लासीफाई करते हैं। तो अगर हम प्लांट किंगडम को देखें तो ब्रॉडली इसमें आता है पूरा प्लांट किंगडम, प्लांट ही, ठीक है। अब उसका सब किंगडम है क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम। अब क्रिप्टोगैम को भी हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा का एग्जांपल क्या है, फिनेरिया। और ब्रायोफाइटा उसको बोलते हैं जो कि ये एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी है। मीन्स ये दोनों में ये एक्वेटिक लाइफ में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और लैंड पे भी। फिर टेरिडोफाइटा, ठीक है, इसका एग्जांपल है टेरिस। और जब हम देखें तो थैलोफाइटा को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है एल्गी, दूसरा है फंगी। एल्गी का एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगायरा, और फंगी का राइजोपस। फिर है स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। अब ये फेनेरोगैम्स का क्लासिफिकेशन है स्पर्मेटोफाइटा। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल क्या है, साइकस, और एंजियोस्पर्म का एग्जांपल है पी पैडी, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले हम क्रिप्टोगैम्स के बारे में। तो द वर्ड क्रिप्टो मीन्स कंसील्ड सीक्रेट। तो क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, जो छिपा हुआ हो ना, सीक्रेट हो जो, इसका क्रिप्टो करेंसी। तो ये भी इसका मतलब क्या है, हिडन करेंसी, ठीक है। उस तरीके से हम बोल सकते हैं क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, कंसील्ड या सीक्रेट। दस क्रिप्टोगैम्स हैव हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स और सीड। इसका मतलब क्या होगा, क्रिप्टोगैम्स के पास क्या होगा, इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है क्रिप्टोगैम्स में वो हिडन होता है, ठीक है, वो सीक्रेट होता है और उनके पास कोई भी फ्लावर या सीड नहीं होता है। दे हैव नेकेड एम्ब्रॉयो एंड डेट आर कॉल्ड स्पोर्स। इसके अलावा इनके पास जो एम्ब्रॉयो होता है वो नेक्ड होता है, मतलब वो खुला हुआ होता है, ठीक है। और उसके पास उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। क्रिप्टोगैम्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और हम क्रिप्टोगैम्स को और भी 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, वो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब पढ़ते हैं थैलोफाइटा के बारे में। तो प्लांट्स हैव अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडीज, दैट इज देयर इज नो डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट, स्टेम और लीफ। तो वो प्लांट जिसके पास डिफ्रेंशिएटेड बॉडी नहीं हो, वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी नहीं हो, उसको किस में रखेंगे, थैलोफाइटा में, ठीक है। और इसके पास जो कोई मतलब वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी का मतलब क्या हुआ, उसके पास स्पेसिफिक रूट, स्टेम, लीव्स, ये पूरा हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे।
फिर वेस्कुलर सिस्टम जाइलम और फ्लोएम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फूड आर ऑल्सो अब्सेंट। इसके अलावा थैलोफाइटा में वेस्कुलर सिस्टम लाइक जाइलम और फ्लोएम, जाइलम क्यों होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम क्यों होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, तो ये दोनों भी क्या होता है इसमें अब्सेंट होता है थैलोफाइटा में। आगे बढ़ते हैं। These are single celled, have simple sex organs and there is no embryo formation after fertilization। तो थैलोफाइटा क्या होता है, ये सिंगल सेल्ड होता है, ठीक है, बस ये एक ही सेल का बना होता है। इसके पास सिंपल सेक्स ऑर्गन होता है और इसमें एम्ब्रॉय भी नहीं होता है, ठीक है, और जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होता है एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन नहीं होता है। स्पायरोगायरा, कारा, यूलोफ्थ्रिक्स, एटीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। अब थैलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या होगा, स्पायरोगायरा, कारा, यूलोथ्रिक्स, है ना, ये सब एग्जाम्पल हैं थैलोफाइटा के। तो ये पिक्चर दिया हुआ है थैलोफाइटा प्लांट का, ठीक है। थैलोफाइटा कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्गी, फंगी एंड लाइकन्स। हम थैलोफाइटा को फर्दर क्लासीफाई करते हैं एल्गी में, फंगी और लाइकन में। अब एल्गी क्या होता है, दीज आर ग्रीन अनडिफरेंशिएटेड प्लांट्स पोजेसिंग क्लोरोफिल। तो एल्गी क्या है, एल्गी एक ग्रीन अनडिफरेंशिएटेड प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है। दे प्रीफर मॉइस्ट कंडीशन एंड कैन मेक देयर ओन फूड। जब भी एल्गी होता है ना, ये एल्गी जो पाया जाता है वो मॉइस्ट कंडीशन में, ठीक है, और इसके पास खुद का फूड बना सकते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। फंगी, दीज आर नॉन ग्रीन अनडिफरेंशिएटेड प्लांट्स, they do not have chlorophyll and grow on dead and decaying matter as saprophytes। तो फंगी एक नॉन ग्रीन प्लांट है, ठीक है, ये अनडिफरेंशिएटेड प्लांट है, मतलब इसमें रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब हम इसको स्पेसिफिकली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए अपना फूड खुद से नहीं बना सकते। जब ये फूड खुद से नहीं बना सकता तो किस पे, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होंगे, लाइक डेड मैटर ना, डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट होंगे, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स। इसके एग्जाम्पल है मॉल्स, मशरूम। फिर लाइकन्स, लाइकन्स आर अ ग्रुप ऑफ प्लांट दैट हैव सिम्बायोटिक रिलेशन विद एल्गी एंड फंगी। तो लाइकन वो ग्रुप ऑफ प्लांट है जिसके, जो कि साथ साथ रहते हैं, किसके मतलब ये किसके बीच का रिलेशन है, लाइकन, एल्गी और फंगी। जब एल्गी और फंगी साथ साथ रहते हैं तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, लाइकन्स कहते हैं। ये दे ग्रो ऑन रॉक्स, डेड वुड, इटीसी। तो ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, रॉक्स पे, डेड वुड पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रायोफाइटा। These plants are also called amphibian of the plant kingdom as these live on land but for reproduction and fertilization they need water। तो ब्रायोफाइटा प्लांट के उस ग्रुप को कहेंगे जो कि वो तो रहते तो एक्चुअली में लैंड पे ही हैं, लेकिन जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो वो या फिर फर्टिलाइजेशन के टाइम में उनको वाटर चाहिए होता है, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। The plant body is commonly differentiated to form stem and leaf life structure. However, the true root or shoot system is not developed। तो प्लांट बॉडी जो है वो बहुत ही मतलब कम कह सकते हैं, मतलब डेवलप्ड है, ठीक है, और इसमें स्टेम और लीफ को तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन उनका जो पूरा ट्रू रूट है या पूरा जो शूट सिस्टम है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है। मॉसेस, लीवर वॉट्स, हॉर्न वॉट्स आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से, मॉसेस है ना, मॉसेस, लीवर वॉट्स, हॉर्न वॉट्स, ये सब एग्जाम्पल हैं ब्रायोफाइट्स के। तो ये पिक्चर दिया है ब्रायोफाइट्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है टाइडोफाइटा। तो दिस प्लांट्स have well differentiated structure, root, stem and leaves as well as vascular system, xylem and phloem for movement of substances across the plant body। तो टाइडोफाइटा में क्या होता है कि इसके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है, बहुत ही अच्छे से इसमें रूट, स्टेम या फिर लीव्स डेवलप होता है। इनफैक्ट इसमें वैस्कुलर सिस्टम भी होते हैं लाइक जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम क्यों ज़रूरी है, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन या फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड फूड, ठीक है। दे प्रोड्यूस दैदर फ्लावर्स नॉर सीड। लेकिन टाइडोफाइटा ना ही फ्लावर को प्रोड्यूस करता है ना ही वो सीड्स को प्रोड्यूस करता है। फंस, हॉर्सटेल, मार्शेलिया आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ टाइडोफाइटा। टाइडोफाइटा के कुछ एग्जाम्पल लाइक फंस, हॉर्सटेल, मार्शेलिया, इस मतलब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बस दे दिया क्वेश्चन में कि कौन सा टाइडोफाइटा का एग्जाम्पल है या फिर कौन सा नहीं है, तो वहाँ पे ये एग्जाम्पल्स काम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है फेनरोगैम्स। हमने क्रिप्टोगैम देख लिया, अब क्या है फेनरोगैम्स, ठीक। प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड दे बियर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो ये जो ग्रुप है प्लांट्स का, इसके पास वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, इसके पास फ्लावर भी होता है, फ्रूट्स भी होता है, सीड्स भी होता है। सीड आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सीड कैसे बनता है, बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। They consist of the embryo along with stored food which assist for the initial growth of the embryo during germination। इसके अलावा इसमें एक एम्ब्रॉय होता है, ठीक है। एम्ब्रॉय में क्या होता है, फूड स्टोर रहता है, और फूड स्टोर रहने के कारण जब एम्ब्रॉय के जर्मिनेशन टाइम में जब उसका ग्रोथ होना होता है तो ये जो स्टोर्ड फूड है ना वो काम में आता है।
दे ऑल्सो हैव अ वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी एज वेल एज वेस्कुलर सिस्टम। इनके पास एक बहुत ही वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी होता है, लाइक जाइलम, फ्लोएम है ना, स्टेम, रूट, लीफ सब कुछ डेवलप्ड होता है। इनके पास वेस्कुलर सिस्टम भी डेवलप्ड होता है। फेनोरोगैम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हम फेनोरोगैम्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है जिम्नोस्पर्म, दूसरा क्या है एंजियोस्पर्म। अब हमें पढ़ना है जिम्नोस्पर्म के बारे में। सीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नेकेड विच मीन्स दे आर नॉट इनक्लोज विद इन द फ्रूट्स। तो जिम्नोस्पर्म वो सीड्स हैं जिसको जो कि नेकेड रहते हैं ना, जो कि खुले होते हैं, ठीक है, वो ढके नहीं होते अंदर फ्रूट्स के अंदर। इसके एग्जाम्पल्स हैं पाइन्स और देवदार ट्री, ठीक है, उसके फ्रूट्स। फिर एंजियोस्पर्म, दीज आर द ऑल्सो फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्म भी क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है। द सीड्स डेवलप इनसाइड एन ओवरी विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। लेकिन एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है ना, वो फ्रूट के अंदर होता है, मतलब वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज होता है। इसके एग्जाम्पल है मैंगो ट्रीज ना, पोमीग्रेनेट, ये सब में सीड जो होता है वो अंदर होता है। एंजियोस्पर्म कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। अब जब सीड कवर्ड है, उसके सीड जब फ्रूट के अंदर है, तो हम उस सीड को भी दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो है मोनोकॉट्स, दूसरा क्या होता है डाइकॉट्स। अब ये मोनोकॉट्स क्या है, प्लांट्स विथ सीड्स हैविंग अ सिंगल कॉटिलेडोन इन द एम्ब्रॉयो। तो वो प्लांट वो सीड जिसके पास बस एक ही कॉटिलेडोन होता है, ठीक है। कॉटिलेडोन का मतलब क्या हो, जैसे कि हम लोग जब ग्राम देखते हैं, चना को देखते हैं, ठीक है, तो उसको हम इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम चावल के बारे में देखें, राइस के बारे में, तो ये हम इसको इक्वली सिमेट्रिकली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बस एक ही एम्ब्रॉय होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है राइस और वीट। और डाइकॉट्स में क्या होता है, प्लांट्स विद सीड्स हैविंग टू कोटिलेडोन्स इन द एम्ब्रॉय, ठीक है। तो डाइकॉट्स प्लांट के जो सीड्स होते हैं उसके कोटिलेडोन्स में दो एम्ब्रॉय होते हैं, लाइक एग्जाम्पल इसका ग्राम सीड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी। द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स इज कॉल्ड प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो जब हम प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, किस ब्रांच में करते हैं, हम इसको प्लांट मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे तो क्या होगा, वो प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। तो हम एक बार डायग्राम से देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट में। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं नीचे क्या होता है, रूट, ठीक है। तो ये तो रूट हो गया नीचे, ठीक है, ये रूट है। उसके अलावा ये जो ग्रीन पार्ट है ये तो लीफ है, तो सबको पता होता है, ये स्टेम है, ठीक है, ये फ्रूट है और ये फ्लावर है। ये पूरा जो है, इस पूरे ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, सूट सिस्टम, ठीक है। और इसको नीचे वाले को क्या कहते हैं, ये रूट सिस्टम, ठीक है। ये पूरा क्या है, सूट सिस्टम। नेक्स्ट में टॉपिक है रूट्स। तो अब अलग अलग पार्ट्स के बारे में अलग अलग स्टडी करेंगे। तो पहला है रूट्स। रूट्स आर द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट्स स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स टू एंकर इट इनटू द ग्राउंड एंड होल्ड इट इन प्लेस। तो रूट्स क्या है, रूट एक डिसेंडिंग पार्ट है, मीन्स नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, प्लांट का। और ये जो होता है ना, ये मतलब ग्राउंड में होल्ड करके रखता है किसको, प्लांट को पूरा, मतलब कह सकते हैं ये फाउंडेशन है प्लांट के लिए। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स दैट सर्व एज फ्यूल एंड हेल्प द प्लांट ग्रो। इसके अलावा ये जो रूट जो होता है ना, क्या होता है, वो सॉइल के अंदर होता है। तो सॉइल से मिनरल, वाटर, ये सब एब्जॉर्ब करके ये लीव्स तक पहुंचाता है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाता है। दे इवन सर्व एज ए स्ट्रॉन्ग रूम फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स दैट द प्लांट में नीड इन फ्यूचर। इसके अलावा ये जो है, मतलब रूट जो है, ये फूड को स्टोर करके रखता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट और शुगर, ठीक है। जब कभी भी प्लांट को इसकी ज़रूरत होती है तो भी इसको सप्लाई कर देते हैं। रूट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। हम रूट को भी फर्दर अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक कैरेट्स, बीट्स और पोटैटोज हैव टैप रूट सिस्टम। तो कैरेट्स, बीट्स और पोटैटो में कौन सा रूट सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम, दैट ग्रो डीप इनटू द सॉइल वर्टिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड आर स्पेशली डिजाइन फॉर फूड स्टोरेज। टैप रूट सिस्टम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ना, सॉइल के जो बहुत ही मतलब अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है और ये फूड को स्टोरेज करता है, ठीक है। अदर रूट्स स्प्राउट लैटरली फॉर्म द सेंट्रल एंड डोमिनेंट रूट। इसके अलावा जो अदर रूट्स जो भी होते हैं ना, वो लैटरली डेवलप होते हैं। ग्रासेस है फाइब्रस रूट सिस्टम। जितने भी ग्रासेस हैं उसके पास क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, विच क्रिएट अ सैलो नेटवर्क ऑफ रूट्स ब्रांचिंग फ्रॉम द स्टेम। और वो पूरा सैलो इस तरीके से पूरा नेटवर्क इस्टेब्लिश करता है स्टेम से। दिस आर स्पेशली डिजाइन टू होल्ड सॉइल टुगेदर दैट हेल्प्स द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स मोर इजीली। ये जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, इस तरीके से डिज़ाइन है ताकि जो सॉइल को ना वो होल्ड करके रखे। इसलिए कहते हैं कि अगर ज़्यादा ग्रास व्रास रहेगा तो क्या होगा, जो हमारा जो सॉइल इरोजन होता है ना, वो नहीं होगा, ठीक है। In some plants like monstera and the banyan tree, roots arise from parts of the plant other than the radicle and are called adventitious roots.
तो बहुत सारे प्लांट्स लाइक मॉन्स्टेरा या फिर बनियान ट्री में क्या होता है, रूट्स जो है स्टेम के अलग अलग पार्ट से अराइज हो जाते हैं, ठीक है, रेडिकल के अलावा। वैसे तो जो बनता है रूट सिस्टम जो डेवलप होता है वो सीड के रेडिकल वाले पार्ट से होता है, लेकिन इन मॉन्स्टेरा या बनियान ट्री में क्या होता है, जो अलग अलग पार्ट से भी रूट बन जाता है, इसलिए इस रूट को क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। Roots of some plants change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals। तो कुछ प्लांट्स में क्या होता है, उनका जो रूट है ना वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाता है ताकि वो अलग फंक्शंस भी परफॉर्म कर सके। अदर फंक्शंस किसको छोड़ के, लाइक ऐसे तो रूट का काम क्या है, वो वाटर को कंडक्ट करेगा, ठीक है, पहुँचाएगा लीफ के पास या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट के पास, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा सॉइल को। लेकिन इसके अलावा जब कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म करने लगता है रूट, ठीक है, मॉडिफाई होके। पहला इसमें है प्रॉप रूट्स। दिस आर द टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट विच ग्रो डाउनवर्ड फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। तो प्रॉप रूट्स वो रूट्स हैं जो कि, इसको हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स। इसका रीज़न क्या है कि ये रेडिकल वाले पार्ट से ना अराइज होकर दूसरे पार्ट से अराइज हुआ है, ठीक है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। कहाँ से, ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता है। ये जो रूट है वो कहाँ से बनता है, रेडिकल वाले पार्ट से। दिस रूट्स आर मॉडिफाइड टू सपोर्ट द थिक एंड हैवी ब्रांचेस। और ये जो रूट्स हैं ये क्या करते हैं, जो थिक या फिर हैवी ब्रांचेज है उसको सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ बनियान ट्री। हम लोग अक्सर देखते हैं कि बनियान ट्री में क्या होता है, ये जो रूट्स हैं वो ब्रांचेस से अराइज होते हैं, ठीक है। फिर न्यूमेटोफोर्स, ठीक है, तो ये क्या है, न्यूमेटोफोर्स में पी साइलेंट होता है। दिस आर स्पाइक लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द रूट्स कमिंग अबव द ग्राउंड। और इसमें जो क्या था, स्पाइक लाइक प्रोजेक्शंस आता है रूट से जो कि ग्राउंड के बाहर आता है। रिलेटेड विद स्वैम्प मैनग्रोव ट्रीज इट हेल्प्स द सबमर्ज रूट्स टू ऑब्टेन ऑक्सीजन। और ये क्यों होता है, ये बाहर क्यों निकल जाता है रूट्स, क्योंकि ये जो है ना बाहर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और अंदर में जो रूट्स हैं उसको सप्लाई करता है ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टेम के बारे में। द स्टेम और ट्रंक इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस दैट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। ये स्टेम या ट्रंक जो है ना ये असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस का, मीन्स ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। इसके पास ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। द स्टेम ऑफ अ ट्री सपोर्ट्स द क्राउन एंड गिव्स द ट्री इट्स शेप एंड स्ट्रेंथ। स्टेम जो है वो ट्री को सपोर्ट करता है, ठीक है, और इसको शेप और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ये ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड शुगर फ्रॉम द लीव्स। तो ये जो है ये स्टेम के थ्रू ही ना जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टेम में ही जाइलम या फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, ठीक है। Some stems also perform the function of storage of food, support, protection of vegetative propagation। तो कुछ स्टेम जो है वो स्टोरेज के फूड स्टोरेज के फॉर्म में भी काम आता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास लेयर्स ऑफ ट्रंक, ठीक है। तो पहला इसमें आउटर बार्क। द आउटर बार्क प्रोटेक्ट्स द ट्री फ्रॉम फायर और इंसेक्ट्स एंड इंसुलेट इट फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। तो प्लांट का जो आउटर लेयर होता है, ठीक है, उसको आउटर बार्क कहते हैं। ये ट्री को प्रोटेक्ट करता है किससे, फायर से, इंसेक्ट से, है ना। इसको इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड से। फिर फ्लोएम या फिर इनर बार्क। द फ्लोएम इज द लेयर ऑफ सेल्स दैट फॉर्म्स अ पाइपलाइन टू कैरी शुगर फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द ट्रीज। तो फ्लोएम क्या है, फ्लोएम वो पाइपलाइन है जो कि शुगर्स को कैरी करता है फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द ट्री। एज दिस सेल्स डाई दे बिकम पार्ट ऑफ द आउटर बार्क। जैसे ही फ्लोएम टिश्यू जो है वो डाई हो जाता है, वो उसका डेथ हो जाता है, तो फिर ये आउटर बार्क का पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट है कैम्बियम। द कैम्बियम इज द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द ट्रंक। ईच ईयर द कैम्बियम प्रोड्यूसेस न्यू फ्लोएम एंड सेपवार्ड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द ट्रीज एनुअल रेंज which can help us find the age of a tree and environmental conditions। तो कैम्बियम ट्रंक का वो ग्रोइंग पार्ट है, ठीक है, और हर साल जो है जो कैम्बियम है ना एक न्यू फ्लोएम या फिर एक सेपवार्ड को फॉर्म करता है जो कि एक रिंग के फॉर्म में होता है। मीन्स अगर हम जैसे कि हम जब क्रोनोलॉजी कहते हैं, जब हम प्लांट्स के एज के बारे में पता करते हैं तो वो जितने रिंग्स होंगे उतना ही क्या होगा, प्लांट का एज होगा, क्योंकि हर साल जो है वो एक न्यू रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री इज ऑलवेज ऑन द इनसाइड। और सबसे जो ओल्डेस्ट ट्री होगा ना उसका जो सबसे पहला पार्ट होगा फिर यहाँ बनेगा, फिर ऐसे करके वो आउटर पार्ट बनते जाएगा। तो जो सबसे नीचे वाला लेयर है वो क्या है, ओल्डेस्ट है। फिर सेपवार्ड और जाइलम। द सेपवुड इज़ द पाइपलाइन दैट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स अप टू द लिप्स। तो सेपवुड या फिर सेपवुड को हम जाइलम भी कहते हैं। तो जाइलम वो टिश्यू है, वो पाइपलाइन है जो कि वाटर या न्यूट्रिएंट्स को रूट से लेकर के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुँचाता है। एज न्यू लेयर्स डेवलप द इनर लेयर डाई एंड बिकम हार्डवुड। तो जैसे ही ये जो जाइलम टिश्यू जब डेथ हो जाता है इसका, तो ये हार्डवुड को फॉर्म करता है। द डेडवुड एट द सेंटर ऑफ द ट्रंक। और ये कहाँ पे होता है, सेंटर पे, ठीक है।
नेक्स्ट मेरे पास है लीव्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो लीव्स क्या है, लीव्स में ही फूड का फॉर्मेशन होता है, फूड मैन्युफैक्चर होता है, इसलिए इनको किसको क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। दे कंटेन क्लोरोफिल विच फैसिलिटेट फोटोसिंथेसिस एंड गिव्स लीव्स देयर ग्रीन कलर। और लीव्स के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। थ्रू फोटोसिंथेसिस लीव्स यूज द सन्स एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू शुगर एंड ऑक्सीजन। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही क्या करता है, लीफ जो है वो सन एनर्जी का यूज़ करके इसको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के हेल्प से शुगर या ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। द शुगर विच इज़ द ट्रीज फूड इज़ आइदर यूज्ड और स्टोर्ड इन द ब्रांचेस ट्रंक एंड रूट्स। तो जब फूड का फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर, तो ये ट्री का फूड है, ठीक है, जो कि यूज़ होता है या तो उसको स्टोर हो जाता है कहाँ पे, ब्रांचेस में, ट्रंक में या फिर रूट्स में। द ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। जब फूड का फॉर्मेशन होता है उस टाइम जब बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन बनता है, ये हमें मिल जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। लीव्स ऑल्सो कैरी आउट ट्रांसपिरेशन वेयर वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर कम्स आउट ऑफ द लीव्स। तो लीव्स का ही काम है क्या, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस को भी कंडक्ट कराना। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जब वाटर लॉस होता है लिप्स से, और ये किस फॉर्म में आता है, वेपर के फॉर्म में। इट हेल्प्स टू रेगुलेट द टेम्परेचर इन द प्लांट बॉडी। और जब वाटर लॉस होगा तो इसका रीज़न क्या है कि वो प्लांट को क्या हेल्प होगा कि वो उसका टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट रखेगा। A typical leaf consists of leaf base, petiole and lamina, and the region of the stem where leaves are born are called nodes. तो अगर एक लीफ के बारे में बात करें तो लीफ का जो अगर इस तरीके का लीफ है ना, ये ऐसा कुछ, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है, इस तरीके का लीफ है मान लीजिए। अगर हम इस तरीके का लीफ देखें तो ये जो लीफ है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, लीफ बेस कहेंगे, ठीक है। ये इसको हम लेमिना भी कहते हैं, जो ग्रीन वाला पार्ट होता है। ये जो होता है ना स्टॉक, इसको हम बोलते हैं पिटियोल, जहाँ से स्टेम से अटैच होता है ये। और जो जहाँ से ये स्टेम से रिलीज हुआ, ठीक है, जहाँ से यह लीफ का फॉर्मेशन हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्लावर। द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स एंड मींट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर क्या ये प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव यूनिट है, और ये किस में होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट में होता है, और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ पेडिसल, कैलिस, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। और इसमें क्या होता है, ये जो रिप्रोडक्टिव पूरा सिस्टम है, ये किसका बना होता है, पेडिसल, कैलिस, कोरोला और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंडोशियम इज़ द मेल सेक्स ऑर्गन और गाइनोशियम इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन। जिसमें एंडोशियम जो है ये मेल सेक्स ऑर्गन है, और गाइनोशियम जो है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंडोशियम इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्टेमेंस वाइल गाइनोशियम इज़ कम्पोज्ड ऑफ कार्पल। और एंडोशियम जो होता है वो स्टेमन का बना होता है, जबकि गाइनोशियम जो है ये बना होता है कार्पल का। अ बाइसेक्सुअल फ्लावर हैज़ बोथ एंडोशियम एंड गाइनोशियम एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैज़ आइदर ऑफ दिस। तो जितने भी बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं उनके पास दोनों होगा, ठीक है, एंड्रोशियम भी और गाइनोशियम भी। लेकिन जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसमें बस एक ही हुआ है, तो या तो एंड्रोशियम होगा या तो गाइनोशियम होगा। ये यहाँ पे फ्लावर दिया हुआ है, इसमें हम इसको पार्ट्स को देख लेते हैं। तो ये जो जस्ट वेट, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको ये जो ग्रीन बेस वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, सेपल। ये जो यहाँ पे जो सोलन पार्ट है इसको बोलते हैं रिसेप्टेकल। ये जो कलरफुल पार्ट होता है, ये जो इस पेटल्स कहते हैं इसको, ठीक है। और ये जो मतलब ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, एंथर। और ये जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, फिलामेंट है। इस पूरे को मिला के हम बोलते हैं स्टेमन, ठीक है। उसके बाद है ये फीमेल वाला पार्ट, तो ये इसमें होता है स्टिग्मा। जो अबव वाला पार्ट है, ये जो पाइप वाला पार्ट है ये स्टाइल होता है। और ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलन पार्ट, ये है ओवरी, ठीक है। इस पूरे को मिला के हम क्या कहते हैं, कार्पल। फिर फ्रूट। तो फ्रूट इज़ अ राइपेंड ओवरी विच कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प। तो फ्रूट क्या एक राइपेंड ओवरी है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, पेरिकार्प। और पेरिकार्प किसको कहते हैं, फ्रूट का जो आउटर कवरिंग है, फ्रूट का जो वॉल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओवरी कहेंगे। एंड सीड्स फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स। और जब सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है फ्लावर में, जब ओव्यूल्स में फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स। द पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैसी। और जनरली जो फ्रूट होता है ना उसमें पेरिकार्प तो होता ही है, ठीक है, और सीड्स भी होता है। और जो पेरिकार्प जो मतलब आउटर कवरिंग होता है वो जनरली क्या होता है, ड्राई या तो फ्लैसी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है, चाहे वो एनर्जी कहीं से मिले, बस एनर्जी तो चाहिए होता है। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन सच एज द ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक और कम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये जो एनर्जी जो ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होता है, ठीक है। वो प्लांट्स हो सकते हैं ऑटोट्रॉफिक, मीन्स अपना फूड खुद बना सकते हैं, या तो वो हेटरोट्रॉफिक होंगे, दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, या तो दोनों हो सकता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ।
हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब होता है फूड प्रिपरेशन, ठीक है, फूड मैन्युफैक्चर। तो जो खुद से फूड मैन्युफैक्चर करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक। इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं, और वो जो अलग अलग सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके। Plants, algae and some bacteria are considered as autotrophs as they obtain nutrition through photosynthesis। तो कुछ प्लांट्स लाइक एल्गी, बैक्टीरिया, ये सबको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि अपना न्यूट्रिशन जो है वो खुद बनाते हैं बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। A heterotrophic is an organism that cannot manufacture its own food and therefore derives its intake of nutrition from other sources such as the plants and animal matter। तो हेटरोट्रॉपिक वो प्लांट्स हैं जो कि अपना फूड जो है ना वो खुद से मैन्युफैक्चर ना करके किसी दूसरे प्लांट या एनिमल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, क्योंकि ग्रीन रहेगा नहीं तो वो फूड मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि फूड बनाने के लिए उसको क्लोरोफिल चाहिए। जैसे कि एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या हेटरोट्रॉपिक्स हैं। फिर ह्यूमन बींग्स है, हम लोग भी क्या हेटरोट्रॉपिक हैं। बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज पैरासाइट्स, इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफाइट्स एंड सिम्बायोट्स। तो अगर हम हेटरोट्रॉपिक को भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं पैरासाइट्स में, इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफाइट्स और सिम्बायोट्स में। पहला हमारे पास पैरासाइट्स। The plants that take all or part of their food from living tissue of other plants or host with which they maintain physical contact are termed as parasite। तो पैरासाइट क्या है, पैरासाइट वैसे प्लांट्स हैं जो कि अपना फूड जो है वो दूसरे लिविंग टिश्यू से लेते हैं, चाहे वो प्लांट हो सकता है या फिर उसका कोई और होस्ट हो सकता है जिससे वो फूड लेगा। विथ विच दे मेंटेन फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड टर्म पैरासाइट। और इसको क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे, और जिसके साथ ये फिजिकल कॉन्टैक्ट में रहेगा उसी से ये फूड लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कैस्केटा, ठीक है, इसको हम लोग अमरबेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस, also called carnivorous plants। These are especially adapted for capturing and digesting insect and other animals by means of ingenious pitfalls and traps। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट्स हैं जिसको जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करके अपना फूड लेते हैं, ठीक है। लाइक इसको हम लोग और क्या कहते हैं, कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं। और ये अपना जो फूड लेते हैं वो अब पिटफॉल्स, ट्रैप्स, ठीक है, इसके हेल्प से। इसके एग्जांपल हैं नेपेंथिन्स, ठीक है, इसको पीचर प्लांट भी कहते हैं, ड्रोसेरा, इसको सनड्यू कहते हैं। फिर सैप्रोफाइट्स, प्लांट्स दैट लिव ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो वो प्लांट जो कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे मतलब रहते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैप्रोफाइट्स। फंगी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइट। तो फंगी का क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक, ठीक है। अबे सिम्बायोट्स वो हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशन में रह के एक दूसरे से शेयर करके वो अपना फूड लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सिम्बायोसिस दैट इज लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स विद अदर्स आर कॉल्ड सिम्बायोट्स। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है और दोनों जो है अपना एक शेल्टर शेयर करते हैं ना, अपना न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिम्बायोट्स। फॉर एग्जाम्पल द लाइकन सिम्बायोसिस इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड एल्गी। तो लाइकन सिम्बायोसिस जो है वो किसका एसोसिएशन है, फंगी और एल्गी का। नेक्स्ट हमारे पास ये है प्रोसेस एक फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो ये किस में होगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले मोड में। Photosynthesis is the process under which plants, in the presence of sunlight and chlorophyll, use carbon dioxide and water to form carbohydrates in the form of glucose and release oxygen as a byproduct। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर जिसमें क्या होता है कि वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है, किसका इसका यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके। ये पहले बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा ये बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन को भी रिलीज़ करते हैं। बेसिकली इट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और ये क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, और सनलाइट क्या एक लाइट एनर्जी का फॉर्म है, और ये किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अगर हम फॉर्मूला के फॉर्म में देखें तो 6CO2 प्लस 6H2O, लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है, C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ऑक्सीजन, ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। फिर फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू द टाइनी पोर्स लाइक स्टोमाटा ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। पहला तो है कि वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा एयर से। अब एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेगा, तो लिप्स के ऊपर क्या होता है कि उसमें स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा क्या है, टाइनी पोर्स होता है, ठीक है, जो कि गार्ड सेल से ढका होता है। तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से वहाँ से उसको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिल जाता है, ठीक है।
अब है कि ये जो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिव्स थ्रू जाइलम, और वाटर और मिनरल्स है ये इंग्रेडिएंट है जो फूड बनाने में लगता है ना, वो कैसे प्लांट्स को मिलता है। तो वाटर और मिनरल्स है ये लिव्स को मिलता है कहाँ से, जाइलम के थ्रू, और ये कहाँ से आता है, रूट से, ठीक है। क्लोरोफिल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग ग्रीन कलर इन प्लांट्स हेल्प्स लिव टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। अब जो क्लोरोफिल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल के हेल्प से ही जो लीव्स है ना वो जो एनर्जी को कैप्चर कर पाता है सनलाइट से। द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इज़ यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो एनर्जी है सनलाइट का, ठीक है, वही यूज़ करके वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके फूड बनाता है। द फूड प्रोड्यूस्ड इज कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और फूड जो बनता है ना वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और वो बनता है किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन दिस प्रोसेस गोज आउट इन द एयर। जो ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन तो प्लांट के किसी काम का है नहीं, तो वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसलिए अगर पूरा प्रोसेस को मैं शॉर्ट में समझाना तो हम क्या बोल देंगे कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जहाँ पे लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स इन द रीजन विथ स्कैंटी रेनफॉल। ज़ेरोफाइट्स वो प्लांट को कहेंगे जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है, उस रीजन में पाए जाते हैं। और हैव थॉर्न्स एंड स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन एंड देयरफॉर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन स्टेम। तो जब ज़ेरोफाइट्स वो प्लांट है जो कि होता है कहाँ पे, जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है। अब जब रेनफॉल बहुत कम है, इसका मतलब क्या है, वाटर का स्कार्सिटी है। वाटर का स्कार्सिटी है मतलब जो कुछ भी बचा खुचा पानी है लिव्स के पास, वो चाहेगा कि वो लॉस ना हो, वाटर लॉस ना हो, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि उसके लीफ पे स्पाइक्स है ना, थॉर्न्स डेवलप हो जाते हैं ताकि वाटर लॉस को रोक सके, ठीक है। अब देखिए फैक्टर्स और इफेक्ट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग फैक्टर्स और उसका क्या क्या इफेक्ट है, जो चाहिए होता है इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट है, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट में इंक्रीज हो जाएगा। अब वाटर का क्या इफेक्ट है, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वाटर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा विच लीड्स टू लेस अब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 इन लिव्स, दस स्लोज डाउन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अगर लिव्स में जो है अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इससे क्या होगा, स्टोमाटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, CO2 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा लिव्स में, इससे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब रेट है उसका कम हो जाएगा। फिर सनलाइट, इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अप टू अ सर्टन पॉइंट नोन एज द सैचुरेशन पॉइंट, अल्टर दैट इट रेड्यूसेस, ठीक है, आफ्टर दैट इट रेड्यूसेस। तो सनलाइट जो है, जैसे जैसे सनलाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो भी इंक्रीज करता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सनलाइट बहुत अधिक दे देंगे तो बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होते जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका भी क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट होता है। उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। फर्दर फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक पार्ट इन द डार्क। इसके अलावा डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है क्योंकि इसके लिए सनलाइट चाहिए। फिर टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्लो। जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होगा वो कम होगा। As the temperature increases, the rate of photosynthesis also increases up to a certain point. Afterward, it slows down. जब टेम्परेचर हम बहुत अधिक इंक्रीज करने लगेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक तो पहले वो पीक पे जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, रिड्यूस होगा। फिर क्लोरोफिल, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीफ। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि क्लोरोफिल के पास कितना अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल है। इफ़ क्लोरोफिल इज absent इन अ लीफ, फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा लीफ के पास तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा, ठीक है। फिर लीफ एनाटॉमी, लीफ एनाटॉमी दैट इज साइज, शेप, पोजीशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टोमाटा एक्टिविटी ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस फोटोसिंथेसिस। तो लीफ के का क्या क्या स्ट्रक्चर है, लाइक शेप क्या, उसका साइज क्या है, क्या पोजीशन है, ठीक है, किस तरीके से स्टोमाटा जो है वो कितने फ्रीक्वेंटली वो मूव कर रहा है, ये सब भी इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस के रेट को, ठीक है। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स, तो कैसे एंड प्रोडक्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। इफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस आर ट्रांसलोकेटेड एट अ स्लो रेट, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिड्यूसेस। मान लीजिए कि फूड बहुत अधिक बन रहा है, ठीक है, और वो लीफ के पास ही है, तो फिर एक्स्ट्रा फूड बना के वो रखेगा कहाँ, इसलिए जितना फास्ट जो है वो फूड अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगा या फिर ट्रांसपोर्ट होगा तो उतना ही रेट ऑफ ये फोटोसिंथेसिस जो है वो फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्मोन्स, हार्मोन्स सच एज द साइटोकिनिन्स एंड गिबरेलिन्स इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाइल द एब्सिसिक एसिड रिड्यूसेस इट। तो कुछ हार्मोन्स लाइक साइटोकिनिन्स हैं, गिबरेलिन्स है, ये सब क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के रेट को इंक्रीज करता है। लेकिन जो एब्सिसिक एसिड है ये भी एक हार्मोन है जो कि उसके जो फोटोसिंथेसिस के रेट को क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट्स।
तो फोटोसिंथेसिस जो है ये डिसाइड करता है कि जो क्रॉप प्लांट्स में कितना यील्ड होगा क्रॉप्स का, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय वेरियस एक्सटर्नल, दैट इज लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर एंड इंटरनल क्लोरोफिल कंटेंट फैक्टर्स। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो अलग अलग एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक लाइट हो गया, लाइट का इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ठीक है। एज अ प्लांट फोटोसिंथेसाइज ऑल दिस फैक्टर्स साइमल्टेनियसली अफेक्ट इट्स रेट। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उस टाइम में अलग अलग फैक्टर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब अपने आप ही क्या कहते हैं मतलब स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। हाउएवर यूजुअली वन फैक्टर इज द मेजर कॉज और इज द वन दैट लिमिट्स द रेट। लेकिन उसमें एक जरूर होता है जिसका मान लीजिए किसी चीज़ का ऑप्शन हो गया तो वो क्या करेगा, उसके रेट को लिमिट करेगा। For example, despite the presence of a green leaf and optimal light, the CO2 conditions the plant may not photosynthesis if the temperature is very low। ऐसे अगर मतलब कोई एक फैक्टर भी जो है वो भी मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो भी कम हुआ तो क्या होगा, पूरा ओवरऑल जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो डिक्रीज हो जाएगा। लाइक अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर लीफ के पास ग्रीन लीफ भी है, ठीक है, ग्रीन भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट भी की इंटेंसिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, CO2 भी बहुत सही है, लेकिन टेम्परेचर अगर कम है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो अपने आप ही लो हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास मिनरल न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। तो प्लांट्स ऑब्टेन मिनरल एलिमेंट्स आइदर थ्रू वाटर, एयर और सॉइल एंड यूटिलाइज देम इन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट्स को जो मिनरल एलिमेंट्स मिलता है ये तो वो वाटर, एयर या सॉइल से मिलता है, और जो उसको यूटिलाइज करके क्या करते हैं, इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है प्लांट्स में। सॉइल इज़ द मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय प्लांट्स फॉर ग्रोथ। तो सॉइल जो है वो एक मेजर न्यूट्रिएंट है, ठीक है, जो कि प्लांट्स को चाहिए होता है अपने ग्रोथ के लिए। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर द थ्री मेन न्यूट्रिएंट्स एंड टुगेदर दे आर नोन एज द NPK। तो प्लांट के लिए जो मोस्ट एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जो कि ये मेन न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जो कि को साथ में क्या कहते हैं, NPK कहते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आर कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। उसके अलावा कुछ और न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है। प्लांट्स ऑल्सो नीड स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरोन एंड मोलिब्डेनम। इसके अलावा प्लांट्स कुछ और भी आयरन न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, लाइक आयरन, मैग्नीज, ठीक है, जिंक, कॉपर, बोरोन और मोलिब्डेनम, ठीक है। और ये सब क्यों चाहिए होता है, ताकि ये प्लांट में जो भी ग्रोथ है, ठीक है, जो भी प्रोसेसेस है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। ऑल्दो ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब अलग अलग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मतलब क्या हुआ, जो कि अधिक अमाउंट में चाहिए होता है। तो पहला इसमें है मैक्रो न्यूट्रिएंट, फिर है रोल एंड इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स। फर्स्ट इसमें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ द की एलिमेंट इन प्लांट ग्रोथ। तो प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत एसेंशियल है। इन प्लांट प्रोटीन एंड हार्मोन्स एंड इन क्लोरोफिल। तो प्लांट्स में प्रोटीन होता है, ठीक है, हार्मोन्स होता है, क्लोरोफिल भी होता है। नाइट्रोजन डिफिशियंसी लीड्स टू स्टंटिंग, क्लोरोलाइसिस एंड प्री मैच्योर लीफ फॉल। तो नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाएगी प्लांट्स में तो क्या होगा, उससे प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा, प्लांट स्टंट हो जाएंगे, ठीक है, उसमें ग्रीन कलर का जो लीफ होगा वो नहीं हो पाएगा, जो और मैच्योर होने से पहले जो है लीफ फॉल होने लगेगा उसका। फिर है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस हेल्प्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्लांट्स। तो फॉस्फोरस जो है वो प्लांट्स को हेल्प करता है कि कैसे वो सनलाइट को यूज़ कर पाए, ठीक है। स्टिमुलेट्स अर्ली रूट एंड प्लांट ग्रोथ एंड हैसन मैच्योरिटी। इसके अलावा फॉस्फोरस जो है वो प्लांट्स को मैच्योरिटी अटेन करने में हेल्प करता है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड और सर्टन प्रोटीन्स। इसके अलावा फॉस्फोरस जो है वो बेस बनाता है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है, और कुछ डिफरेंट प्रोटीन्स का भी। इट्स डिफिशियंसी कॉजेज पुअर ग्रोथ, क्लोरोलाइसिस एंड प्री मैच्योर लीफ फॉल। और इसकी डिफिशियंसी अगर प्लांट में हो जाएगी तो उसका ग्रोथ कम हो सकता है, क्लोरोलाइसिस का प्रोसेस हो सकता है ना, प्री मैच्योरली लीफ फॉल हो सकता है। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम इंक्रीजेज वीकर एंड डिजीज रेसिस्टेंस टू प्लांट। तो प्लांट्स को अगर कोई डिजीज़ से रोकना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें पोटेशियम की अच्छी खासी जो क्वांटिटी है मेंटेन करना होगा। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, मूवमेंट ऑफ स्ट्रैंचेस एंड सुगर्स इन प्लांट। इसके अलावा जो पोटेशियम है, ठीक है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, कैसे स्टोमाटा ओपन या क्लोज होगा उसको भी कंट्रोल करता है ना, स्टार्च या शुगर का जो मूवमेंट है वो भी उसको भी कंट्रोल करता है। इट्स डिफिशियंसी लीड्स टू मार्जिनल क्लोरोलाइसिस एंड नेक्रोसिस अपीयरिंग फर्स्ट इन ओल्डर लीव्स एंड प्री मैच्योर डेथ। और अगर पोटेशियम का डिफिशियंसी होगा इसकी वजह से क्या होगा, मार्जिनल क्लोरोलाइसिस होता है, नेक्रोसिस होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर ओल्डर लीव्स जो है वो प्री मैच्योर डेथ भी हो सकता है उसमें। फिर कैल्शियम। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड स्टीम एपिक्स। तो कैल्शियम जो है ये रूट के डेवलपमेंट में और स्टीम एपिक्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है और सेल मेम्ब्रेन में परमिएबिलिटी भी लाता है। एंड इट इज़ द एक्टिवेटर ऑफ सम एंजाइम। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में भी हेल्प करता है।
कैल्शियम की डिफिशियंसी होने से क्या हो सकता है कि डिजनरेशन ऑफ मेरिस्मेटिक स्पेशली रूट टिप्स लीव्स एंड क्लोरोलिसिस एंड प्रीमैच्योर फ्लावर एब्सेशन। अगर कैल्शियम का कमी होगा तो उसमें जो लीव्स में ना वो उसको बहुत जल्दी गिर सकता है प्लांट से ना, लीफ और फ्लावर मैच्योर बिना मैच्योर हुए ही गिर सकते हैं, ठीक है, फ्रूट अच्छे से डेवलप नहीं होगा। फिर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज द की कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, द ग्रीन कलरिंग मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड इज वाइटल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम तो पहली बात तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में। इनफैक्ट इसका फोटोसिंथेसिस में भी बहुत बड़ा रोल है मैग्नीशियम का। Its deficiency leads to intervenial chlorolysis appearing first in older leaves, veins becoming green, anthocyanin pigmentation and curling towards margins। तो अगर मैग्नीशियम का डिफिशियंसी हो जाएगा तो इससे क्या होता है, क्लोरोलाइसिस हो सकता है, ठीक है, जो कि पहले ओल्डर लीफ में देखने को मिलता है। जो इसमें जो वेंस है वो ग्रीन होने लगता है, ठीक है, और एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सल्फर। Sulfur is a constituent of amino acid in plants protein and it is involved in energy producing process in plant। तो सल्फ़र क्या है? सल्फ़र अमीनो एसिड का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ना प्लांट प्रोटीन्स में, और ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है प्लांट्स में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी फ्लेवर एंड ऑर्डर कंपाउंड्स इन प्लांट्स सच एज द एरोमा ऑफ ऑनियन एंड कैबेज। तो जो जितने भी प्लांट्स में लाइक जिसमें कि एरोमा मतलब सेंट होता है, ठीक है, लाइक उसका कुछ ना कुछ सेंट होता है, लाइक अनियन या कैबेज का, तो वो क्यों होता है, ये सल्फ़र के वजह से ही होता है। डिफिशियंसी ऑफ सल्फर लीड्स टू येलोइंग और पेल ग्रीन कलरिंग थ्रू आउट द प्लांट। अगर सल्फर की डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या उसका जो येलो कलर हो सकता है लीफ का है ना, उसका जो कलर है वो पेल हो सकता है, बहुत ही हल्का हो सकता है। यंगर लीव्स सफ़र फ्रॉम क्लोरोलाइसिस एंड देयर टिप्स बिकमिंग नेक्रोटिक। और सल्फ़र की कमी से जो है यंगर लिव्स हैं, जो अभी यंग स्टेज में है, वो उसमें नेक्रोटिक हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल प्लांट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ विल बी स्टंटेड, और इससे क्या होगा, जो ओवरऑल प्लांट का जो ग्रोथ है वो स्टंट हो जाएगा। अब कुछ है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और उसका क्या इम्पैक्ट है प्लांट्स पे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जिसको कि प्लांट में जिसको बहुत कम अमाउंट में चाहिए, ठीक है, जैसे कि आयरन। आयरन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैनी कंपाउंड्स दैट रेगुलेट एंड प्रमोट ग्रोथ, ठीक है। तो आयरन जो है वो क्या करता है, ये ग्रोथ को प्रमोट करता है प्लांट्स में। फिर है मैग्नीज। मैग्नीज हेल्प्स विथ फोटोसिंथेसिस, तो मैग्नीज जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फिर है कॉपर। कॉपर इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंजाइम इन प्लांट्स। तो कॉपर जो है वो एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट एंजाइम्स है प्लांट्स में। जिंक। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम एलोंगेशन एंड लीफ एक्सपेंशन। तो जिंक जो है ये प्लांट हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इनफैक्ट ये स्टेम को एलोंगेट होने में, लीफ को एक्सपेंड होने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम। इट वर्क्स एज एन एक्टिवेटर ऑफ सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। मोलिब्डेनम जो है एक तरीके से ये एक्टिवेटर की तरह काम करता है कुछ एंजाइम्स के लिए, और ये नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म को भी स्टिमुलेट करता है, लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी ये हेल्प करता है मोलिब्डेनम, ठीक है। अब कुछ प्लांट हार्मोन्स हैं, ठीक है, और वो किस तरीके से प्लांट को के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला यहाँ पे है प्लांट हार्मोन, उसके बाद उसका फंक्शन, ठीक है। पहला हार्मोन है ऑक्सिन, ठीक है। तो ऑक्सिन स्टिमुलेट स्टेम एलोंगेशन, रूट ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन एंड ब्रांचिंग। तो ऑक्सिन जो है वो स्टेम को एलोंगेट होने में हेल्प करता है, ठीक है, रूट को ग्रो करने में हेल्प करता है, सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, ब्रांचिंग में हेल्प करता है। इट ऑल्सो प्रमोट फ्लावरिंग, रेगुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड रिटार्ड्स लीफ एक्सेशन। इसके अलावा ऑक्सिन जो है ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, फ्रूट्स के डेवलपमेंट को मतलब प्रमोट करता है, ठीक है, और लीफ एब्सेशन मतलब लीफ का जो फॉल होने का जो रेट है ना उसको भी कम करता है। फिर जिब्रेलिन्स। इट प्रमोट्स बर्ड एंड स्ट्रीट रेजमिनेशन, और ये जो है बर्ड से जो यंग वंस प्लांट का जो फॉर्मेशन होता है इसमें हेल्प करता है, स्टेम के ग्रोथ में, लीफ के ग्रोथ में भी हेल्प करता है। जिब्रेलिन्स आर यूज टू ब्रेक द डोरमेंसी इन प्लांट्स। तो जिब्रेलिन्स हार्मोन जो है, जो प्लांट्स डोरमेंट हो गए हैं, लाइक जो जिसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको ग्रोथ होने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। इसके अलावा ये फ्लावरिंग में भी हेल्प करता है, फ्रूट्स के डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। जिब्रेलिन एसिड इज़ यूज टू स्पीड अप द मेल्टिंग प्रोसेस इन द ब्रूअरिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड का जो यूज होता है वो किस में होता है, मेल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने में, ठीक है, किसमें, ब्रूइंग इंडस्ट्री में। फिर साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट इन्फ्लुएंस सेल डिवीजन एंड सूट फॉर्मेशन। तो साइटोकिनिन्स का एक ग्रुप ऑफ केमिकल है जो कि सेल डिवीजन या सूट फॉर्मेशन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल सूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन। इसके अलावा साइटोकिनिन्स जो है ये न्यू लीव्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को प्रमोट करता है लीव्स में, लेटरल सूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, इसके हेल्प से एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन होता है अलग अलग ब्रांचेस से, अलग अलग पार्ट से।
फिर इथिलीन, इथिलीन जो है एक कह सकते हैं केमिकल टाइप का ये हार्मोन है, ठीक है, जो कि क्या करता है, फूड को राइप होने में, फूड को पकने में हेल्प करता है। एंड हेल्प सेपरेशन ऑफ फ्रूट, फ्लावर एंड लिप्स। इसके अलावा कैसे फूड या फ्रूट जो है या वहाँ से डिटैच होगा, ठीक है, या फिर फ्लावर या लिप्स कैसे डिटैच होगा, इसमें भी इथिलीन हेल्प करता है। इट इन्हांसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इसके अलावा जब फ्रूट में रैपनिंग होता है उसमें रेस्पिरेशन रेट को भी इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। इट इनहिबिट्स ग्रोथ, क्लोजेस स्टोमाटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस एंड रिड्यूसेस सीड डोरमेंसी। एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ को स्टॉप करता है और ये स्टोमाटा क्लोज हो जाता है वाटर स्ट्रेस के कारण, और ये सीड को डोरमेंट करता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है, मतलब कह सकते हैं ये ग्रोथ को ना अपोज करता है, ग्रोथ होने नहीं देता प्लांट में। इट ऑल्सो डिलेज फ्लावरिंग एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेपरेशन ऑफ लीव्स। और ये जो है ये मतलब ये इस तरीके का हार्मोन है जो कि क्या करता है, फ्लावरिंग को डिले करता है, ठीक है, और लीव्स को गिराने में भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब कुछ देख लेते हैं प्लांट डिजीज़ के बारे में, ठीक है। तो पहला हमारे पास पैथोजन है, उसके बाद क्या है, डिजीज़ है। तो वायरस के वजह से प्लांट्स में कौन कौन सा डिजीज़ होता है। पहला तो है टोबैको रिंग स्पॉट, कॉलीफ्लावर मोजाइक, बंची टॉप ऑफ बनाना, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, पोटैटो लीफ रोल, ट्विस्टेड लीफ डिजीज़ ऑफ टोमेटो। ये सारे डिजीज़ जो हैं वो वायरस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है फंगी। तो फंगी की वजह से रस्ट ऑफ व्हीट होता है, ब्राउन रॉट इन पीचेस, चेरीज, प्लम्स एंड एप्रिकॉट्स। फिर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से होता है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ब्लाइट ऑफ राइस, साइट्रस कैंकर। नेमाटोड्स की वजह से होता है रूट नॉट्स, रूट लेसेंस, एक्सेसिव रूट ब्रांचिंग। ये सब जो होता है वो नेमाटोड्स की वजह से होता है। फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग इन सेवरल वेज, दिस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। तो प्लांट जो है वो अपना ऑफ स्प्रिंग अलग अलग वेज में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। पहला देख लेते हैं हम ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। In this type of reproduction, plant produces their offspring without production of seeds और without the involvement of gametes और sex cells। तो asexual reproduction में क्या होता है कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन तो हो जाता है लेकिन यहाँ पे कोई भी सीड का प्रोडक्शन नहीं होता है, ना ही इसमें गैमेट सेल लाइक सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इट प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल्स दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। और यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं, जस्ट वो पूरा आइडेंटिकल होते हैं जिस प्लांट के बने होते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है ऑफस्प्रिंग में। Asexual reproduction can happen through vegetative propagation, budding, fragmentation and spore formation। और asexual reproduction होने का जो प्रोसेसेस है वो कौन कौन सा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। अब हम पहले देख लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Vegetative reproduction involves growing of a new plant from a fragment of parent plant or from a specialized reproductive structure। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, किससे, एक पेरेंट प्लांट के एक कुछ पार्ट्स उसके फ्रेगमेंट से, ठीक है, और फिर वो ये वही फ्रेगमेंट जो है वो फिर बाद में पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक अगर हम रोज़ प्लांट में देखें तो रोज़ का एक स्टेम भी लगाने के बाद क्या होता है, वो पूरा प्लांट बन जाता है, ठीक है, न्यू प्लांट बन जाता है। मतलब क्या हुआ, वहाँ पे ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। जैसे स्टोलन, राइजोम, ट्यूबर, कॉम और बल्ब। द न्यू प्लांट रिप्रोड्यूसेस। अब जो ये न्यू प्लांट है, ठीक है, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट प्लांट के। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में 2 तरीके हो सकता है, एक तो नेचुरल, दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल। तो पहला देख लेते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेयर बाय न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम पार्ट्स ऑफ पेरेंट प्लांट नेचुरली, दैट इज विदाउट आर्टिफिशियल मीन्स और ह्यूमन इंटरवेंशंस। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, इसमें न्यू प्लांट का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन ये जो न्यू प्लांट बना ना, इसमें ह्यूमन बीइंग का या फिर कोई भी अदर फैक्टर का इंटरवेंशन मीन्स कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं होता, इंटरफेरेंस नहीं होता है, वो खुद ब खुद ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हो जाता है। लाइक स्टेम, द स्टेम्स दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड आर कॉल्ड स्टोलोन्स और रनर्स। तो वो स्टेम जो कि हॉरिजॉन्टली जो है वो अबव द ग्राउंड ग्रो करने लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोलन्स कहते हैं या फिर रनर्स कहते हैं। दे हैव नोट्स वेयर बर्ड्स आर फॉर्म्ड एंड दिस बर्ड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। इसके पास क्या होता है, नोट्स होता है जहाँ पे बर्ड का फॉर्मेशन होता है, फिर एक न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है। इसका एग्जांपल है स्ट्रॉबेरीज, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये तो स्टोलन था, ठीक है। पहले क्या हुआ कि इसका जो स्टेम वाला पार्ट से यहाँ से बर्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो है ये खुद से रूट स्टेम बनने लगा, ठीक है, तो यहाँ से खुद एक न्यू प्लांट बन गया नेचुरली, ठीक है, इसमें कोई ह्यूमन या कोई भी अदर फैक्टर का इंटरवेंशन नहीं है। फिर रूट्स के थ्रू कैसे होता है ये, तो रूट्स, न्यू प्लांट कैन ग्रो आउट ऑफ ट्यूबर्स विच आर मॉडिफाइड रूट्स, फॉर एग्जांपल जिंजर। तो जो रूट्स के थ्रू भी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है। ऐसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो जिंजर, तो जिंजर में क्या होता है कि जो पहले तो ये ओल्ड स्टेम था, ठीक है, ओल्ड स्टेम से क्या हुआ कि एक न्यू सूट सिस्टम बना, ठीक है,
फिर बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर इस तरीके से सोलन रूट का फॉर्मेशन हुआ, इसको हम लोग ट्यूबर्स कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बल्ब्स। बल्ब्स आर द राउंड सोलन पार्ट्स ऑफ अ स्टेम डेट आर टिपिकली फाउंड अंडरग्राउंड्स। तो बल्ब्स क्या होता है, राउंड या सोलन पार्ट है स्टेम का, जो कि अंडरग्राउंड होता है, मतलब नीचे पाया जाता है, ठीक है, अंडरग्राउंड सॉइल में। दे कंटेन सेवरल बड्स नियर द नोड फ्रॉम विच लीव्स आर प्रोड्यूस्ड विच आर एवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। तो इसमें क्या होता है कि ये जो बहुत सारे बर्ड्स होते हैं इससे प्रेजेंट, ठीक है, लीव्स में, और फिर वो बाद में डेवलप होते हैं न्यू प्लांट में। इसका एग्जांपल है डैफोडिल प्लांट, जैसे कि ये पूरा रूट सिस्टम है, ठीक है, ये बहुत सारे बर्ड्स हैं, फिर बाद में क्या हुआ कि ये एक एक बर्ड जो है वो अलग अलग प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ट्यूबर। तो ट्यूबर आर सोलन पोर्शन ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम। तो ट्यूबर क्या है, एक सोलन पोर्शन है किसका, अंडरग्राउंड स्टेम का, जो क्या कहता है, डेट स्टोर फूड सो प्लांट कैन लाई डोरमेंट ओवर द विंटर। और ये क्या करते हैं, जो ट्यूबर है ना, वो फूड स्टोर करता है प्लांट्स में। इसकी वजह से जो प्लांट है वो काफ़ी टाइम तक विंटर सीजन में क्या होता है, डोरमेंट होता है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पोटैटोज, एक्सलरी बर्ड्स कॉमनली नोन एज आइज फॉर्म ओवर द सर्फेस द ट्यूबर एंड प्रोड्यूसेस शूट डेट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जैसे कि हम पोटैटो में देखें तो इसमें क्या होता है, जो ट्यूबर का जो एक पार्ट है, ठीक है, वो तो पहले क्या हुआ, यहाँ से ये ग्रो हो के एक ट्यूबर से ये गया यहाँ पे आई है, ठीक है, ये जो ट्यूबर का ये आई है, ये यहाँ पे इसका रूट है, ठीक है, यहाँ तो एक तो बन गया, ठीक है, दूसरा क्या होगा, यहाँ से फिर सूट डेवलप होगा, फिर से ये एक न्यू ट्यूबर बना लेगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा जो है आलू ये क्या होता है, पोटैटो का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेयर बाय रिप्रोडक्शन इज accomplished थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स दैट इज इन्वॉल्विंग ह्यूमन इंटरवेंशन। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है वो किसके हेल्प से, ह्यूमन बीइंग के इंटरवेंशन से, ठीक है, ह्यूमन बीइंग इसमें इंटरफेयर करते हैं। उसके बाद तो पहला इसमें है कटिंग। इन दिस मैथड अ पार्ट ऑफ द प्लांट टिपिकली स्टेम और लीफ इज कट ऑफ एंड प्लांटेड सेपरेटली। इसमें क्या होता है कि हम ह्यूमन बीइंग जो है वो प्लांट का एक पार्ट जो है, या चाहे वो सूट सिस्टम का एक पार्ट जो है उसको कट कर लेता है स्टेम को, फिर उसको अलग से उसको प्लांट कर देता है, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट डेवलप फ्रॉम द कटिंग एंड द न्यू प्लांट इज इवेंचुअली फॉर्म्ड। और जहाँ पे कट होता है ना प्लांट, वहाँ से क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो जो न्यू कटिंग वाला पार्ट है वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। कटिंग्स आर समटाइम ऑल्सो ट्रीटेड विथ हार्मोन्स बिफोर बीइंग प्लांटेड टू इंड्यूस रूट डेवलपमेंट। और कभी कभी जो कटिंग वाला पार्ट है हम उसको हम इसमें कुछ हार्मोन्स से मिक्स कर देते हैं, ताकि उसमें जो रूट सिस्टम है ना वो जल्दी से डेवलप हो जाए, जल्दी से उसमें ग्रोथ जो है इंड्यूस हो जाए। जैसे कि यहाँ पे एक प्लांट था, हम इसको यहाँ से कट कर लिए, ठीक है, पेरेंट प्लांट से ये स्लैंट पे काट लिए, ठीक है, स्लैंटली। अब ये ब्लेड के हेल्प से फिर इसको हम यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, यहाँ पे इसको लगा दिए ये सैंड में, फिर सॉइल या कंपोस्ट डालें ताकि इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है। ये क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय मीन्स ऑफ कटिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग भी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही एक प्रोसेस है। इन ग्राफ्टिंग टू प्लांट्स आर यूज टू डेवलप अ न्यू प्लांट विद कंबाइंड ट्रेड्स फ्रॉम द टू पेरेंट प्लांट्स। तो इसमें ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि हम दो प्लांट्स के हेल्प से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ताकि इसमें दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आ जाए। द सीन और कटिंग ऑफ वन प्लांट इज अटैच टू द स्टेम ऑफ अनदर प्लांट विच रिमेन्स रूटेड इन द ग्राउंड। फिर हम क्या करते हैं, एक दूसरे प्लांट का पार्ट लिए, उसको अनदर प्लांट में उसको अटैच कर दिए, ठीक है, जो कि अंडरग्राउंड अभी लगा हुआ है। Eventually the tissue system of the cutting gets grafted or integrated with the tissue system of the base plant। फिर वो जो हमने जो अलग जो स्टेम को जो फिट किया था उसमें, वो जो है उस जो लिविंग प्लांट है उसके साथ अडेप्ट होकर उसके साथ टिश्यू सब शेयर कर लेता है। तो उसका जो ट्रेट्स होगा ना, करेक्टरिस्टिक होगा, वो दोनों का मिक्स करेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है, हाइब्रिड प्लांट होगा वो। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया कि यहाँ से हम एक शियोन काट लिए, ठीक है, यहाँ से ये रूट स्टॉक है ना, इस शियोन या रूट स्टॉक को हम यहाँ पे फिक्स कर दिए, ठीक है, और ये ट्यूब में यहाँ पे ट्यूब लगा दिए। फिर क्या हुआ, दोनों का एक सिमिलर करेक्टरिस्टिक का, दोनों का जो मिक्स करेक्टरिस्टिक का क्या बनेगा, यहाँ पे प्लांट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास लेयरिंग। दिस मेथड इन्वॉल्व्स बेंडिंग प्लांट ब्रांचेज और स्टेम सो दैट दे टच द ग्राउंड। इस मेथड में क्या होता है कि जो प्लांट का जो स्टेम है ना वो पूरा बेंड कर जाता है, और बेंड करने के बाद वो ग्राउंड को टच करने लगता है। द पोर्सन्स ऑफ ब्रांचेज और स्टेम इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड आर देन कवर्ड विद सॉइल। और जो ब्रांच या स्टेम का जो पोर्सन है, ठीक है, जो अंडरग्राउंड कॉन्टैक्ट में आता है, सॉइल से कवर हो जाता है। न्यू रूट्स एंड एवेंचुअली अ प्लांट न्यू ग्रोस प्लांट, ठीक है, वो जो स्टेम है जैसे ही वो अंडरग्राउंड सॉइल के कांटेक्ट में आता है उसमें भी रूट डेवलप हो जाता है, और जो रूट्स जब डेवलप हो गया उसमें रूट सिस्टम भी या सूट सिस्टम भी, तो वो एक न्यू प्लांट बन जाता है। दिस प्लांट्स कैन देन बी सेपरेटेड। फिर उसको बाद में हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं या खुद ब खुद सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लेयरिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि स्टेम का पार्ट है जो कि सूट जो है वो बिलो सॉइल जाता गया,
फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि रूट का डेवलपमेंट हो गया यहाँ पे। अब है टिश्यू कल्चर। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स कल्चरिंग ऑफ प्लांट सेल्स इन एन आर्टिफिशियल मीडियम सेपरेट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। टिश्यू कल्चर वो टेक्निक है जहाँ पे हम दो प्लांट्स को मिक्स करते हैं, लेकिन हम उसको अलग से ना लैब में करते हैं। द फ्रेगमेंट्स ऑफ टिश्यू सर्वाइव एंड फंक्शन अंडर द कंट्रोल न्यूट्रिशनल एनवायरमेंटल कंडीशन। वो जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो टिश्यू अलग अलग प्लांट्स के हैं, वो किस तरीके से ग्रो करेंगे, ठीक है, ये डिसाइड करते हैं हम लोग खुद, अलग उसमें एक अलग इन्वायरमेंट दे करके, उसको अलग न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके। दिस मेथड इज़ यूज टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल सीडलिंग्स और क्लोन। इस मेथड का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें लार्ज नंबर ऑफ सीडलिंग्स या क्लोन्स का फॉर्मेशन करना होता है। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब है क्या क्या एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। एज द न्यू प्लांट्स कंटेन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द पेरेंट प्लांट्स विद डिजायरेबल ट्रेट्स कैन बी रिप्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन। तो अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में देखें तो क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो तो कैरी कर ही रहा है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में वो सेम प्लांट का हम पार्ट को यूज़ कर रहे हैं, मीन्स वो जो उसका करैक्टरिस्टिक है वो मतलब कैरी होते जा रहा है, ठीक, कैरी फॉरवर्ड होते जा रहा है, तो हम उसमें कुछ इसका ट्रेट्स जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम उसको बार बार उगा सकते हैं। It does hold significance of commercial growers who want to reproduce the high quality plants and ensure consistency of a variety of plants and crops for sale। इस तरीके से जो वो कॉमर्शियल ग्रोअर्स हैं, ठीक है, जो कि वेजिटेबल्स या कुछ भी लगाते हैं, ठीक है, जिनको एक ही क्वालिटी का एक कंसिस्टेंट क्वालिटी का कोई फ्रूट या फिर वेजिटेबल चाहिए, तो वो इस चीज़ का यूज़ करके आराम से क्रॉप्स को मतलब उगा सकते हैं, ठीक है। In vegetative propagation, plants also bypass the seedling phase and therefore reach the mature phase sooner, which saves time and money for commercial plant production। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि इसमें सीड्स से हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि हम डायरेक्ट स्टेम से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, हमें डायरेक्ट स्टेम मिलेगा। जो बाकी जो सीड से जो स्टेम तक ग्रो होने का जो टाइम था वो तो टाइम कम हो गया, ठीक है, इससे टाइम और मनी भी सेव होता है। अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन को, इसको देख लेते हैं। पहला, इसमें नो न्यू वैराइटीज़ कैन बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज द डॉटर प्लांट्स आर क्लोन्ड फ्रॉम देयर मदर। क्योंकि इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि हम न्यू वैरायटी को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो भी डॉटर प्लांट्स है वो अपनी मदर से आ रहा है, डायरेक्ट वो अपने पेरेंट्स से ही आ रहा है, तो फिर इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इट कैन हैव अ पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एज इट डज नॉट अलाउ फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड कुड लीड प्लांट्स टू एक्यूमुलेट डिलेटेरियस म्यूटेशंस। तो ये जो है इसमें जो कुछ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है कि बायोडाइवर्सिटी पे, क्योंकि इसमें कुछ वेरिएशंस नहीं हो रहे हैं। जब वेरिएशन नहीं होगा तो वो अपने आप को इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाएगा। इस वजह से कहते हैं कि जो उसके पास म्यूटेशन नहीं होना चाहिए था ना, वो लगातार होता रहेगा। Furthermore, if a particular plant clone is susceptible to certain diseases, there is potential to lose the entire crop। अगर पेरेंट प्लांट में कोई डिजीज़ है और हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू अगर हम प्लांट को लगाएं, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि वो डिजीज़ तो उसमें कैरी हो गया। जब डिजीज़ कैरी हो गया तो हो सकता है कि इसका हाई चांसेस है कि जो पूरा क्रॉप है वो ही डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, उस डिजीज़ से। नेक्स्ट मेरे पास प्रोसेस है बडिंग। बडिंग इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in plants where a new offspring develop from the outgrowth or bud due to cell division at a particular rate। तो बडिंग वो प्रोसेस है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, कहाँ से, बर्ड से, ठीक है, सेल डिवीजन के थ्रू। फॉर एग्जांपल बडिंग इन यीस्ट, तो यीस्ट में जो बडिंग होता है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है यीस्ट, टू फॉर्म न्यू यीस्ट सेल्स। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है मेरे पास फ्रेगमेंटेशन। Fragmentation is a type of asexual reproduction where an organism is divided into minor fragments and develops into an entirely new but genetically identical individual। फ्रेगमेंटेशन वो उस टाइप का asexual reproduction है जहाँ पे क्या होता है कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो माइनर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, फिर वो एक अलग अलग जो उसका पार्ट है वो इंटायरली एक न्यू प्लांट को डेवलप करता है, ठीक है, और वो जो पेरेंट प्लांट है उसका पूरा आइडेंटिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल एल्गी इन वाटर पॉन्ड्स ब्रेक इनटू 2 और मोर फ्रेगरेंस विच ग्रो इन न्यू इंडिविजुअल। इसका एग्जाम्पल है कि जब एल्गी पॉन्ड में जब ग्रो होता है, ठीक है, फिर अलग अलग वो पार्ट्स में ब्रेक होकर के एक न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है स्पोर फॉर्मेशन। रिप्रोडक्शन यूजिंग स्पोर इज ऑल्सो एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जब होता है स्पोर के हेल्प से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल मेथड ही कहते हैं। स्पोर्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फ्यूजन विद अनदर रिप्रोडक्टिव सेल। तो स्पोर एक तरीके से वो रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक है, जो कि न्यू सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है विदाउट एनी फ्यूजन या फिर रिप्रोडक्टिव सेल के साथ, ठीक है। प्लांट्स एज द मॉसेस एंड फर्न्स रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। तो कुछ प्लांट्स लाइक मॉसेस, फर्न्स, ठीक है, ये रिप्रोड्यूस होते हैं किस मेथड से, स्पोर्ट्स से। नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू सीड्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें प्लांट्स जो न्यू प्लांट बनता है वो कैसे बनता है, सीड से। द फ्लावर कंटेंस बोथ मेल एंड फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो फ्लावर के पास दोनों होता है ना, मेल प्रोडक्टिव सिस्टम भी और फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम भी। इसको क्या कहते हैं, मेल वाले को स्टेमन्स और फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम को कहते हैं पिस्टिल। अब स्टेमन में क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन में होता है एंथर और फिलामेंट। एंथर जो है वो उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, जो कि मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिलामेंट जो है वो क्या करता है, एंथर को सपोर्ट करता है। फिर पिस्टिल, इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टिल में 3 पार्ट होता है, एक तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। द ओवरी कंटेंस 1 और मोर ओव्यूल्स। ओवरी के पास एक या से अधिक ओव्यूल्स हो सकते हैं। द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म्ड इन द ओव्यूल। तो जो फीमेल गैमेट होता है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, ओव्यूल में ही फॉर्म होता है। जैसे कि इट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट जो हैं वो रिफ्यूज़ करके क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। द होल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जो पूरा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो पहले तो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होगा, फिर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा। द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू द फीमेल ओव्यूल्स एंड द ग्रोइंग ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स विद इन अ फ्रूट। तो पहले तो बनेगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है, फिर जो मेल गैमेट है वो ट्रांसफर होगा फीमेल ओव्यूल्स में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। फिर वो जो ग्रोइंग ओव्यूल्स है वो सीड्स के अंदर, सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर डेवलप होगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर एक टिपिकल हम फ्लावर का एग्जांपल दें, तो ये जो है ये ओव्यूल्स है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये ओव्यूल्स है, ये सेपल है, ये जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और पोलन में ये जो पार्ट है इसको पूरे को हम स्टेमन कहते हैं, ये पोलन है, ये फिलामेंट है, ठीक है। और कार्पल वाले पार्ट में 3 होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम है। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, स्टिग्मा, ये बीच वाला स्टाइल है, और नीचे वाला क्या है, ओवरी, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो जब वो प्रोसेस जहाँ पे पॉलन जो हैं वो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, वो सेम फ्लावर में या अनदर फ्लावर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। Pollens are carried away by pollinators which include insect, birds, water and wind। तो जो pollen grains को कैरी करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, pollinators कहते हैं। वो pollinators हो सकते हैं insect, birds, water और wind। If the pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self pollination। अगर सेम ही प्लांट का जो पॉलेंस है वो उसी फ्लावर पे के ओवरी में चला गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। व्हेन द पॉलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन जब कभी भी जो पॉलन ग्रेन्स है वो एक फ्लावर से किसी दूसरे फ्लावर में चला गया, ठीक है, लेकिन वो सेम काइंड का होना चाहिए, सेम कैटेगरी का होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। वो प्रोसेस जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ होकर बनाते हैं जाइगोट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। अपॉन ट्रांसफर द पोलन जर्मिनेट्स टू फॉर्म द पोलन ट्यूब एंड अ स्पर्म फॉर फर्टिलाइजिंग द एग इन द ओव्यूल टू फॉर्म जाइगोट। जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, तो पोलन जो है वो पोलन ट्यूब के थ्रू स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है एग को, ठीक है, उसका जो ओव्यूल है वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन के बाद। द जाइगोट then develops into an embryo and later into a seed and the ovary develops into fruit। तो वो जाइगोट जो है, जाइगोट पहले तो एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होगा, फिर एम्ब्रॉय जो होगा वो सीड में कन्वर्ट होगा, फिर जो उसका ओवरी है प्लांट फ्लावरिंग का, ठीक है, फ्लावर का, वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। Excretion is a process through which waste and toxic products of metabolism are eliminated from an organism। तो एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस इन विच वेस्ट एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म आर एलिमिनेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। तो एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जहाँ पे जो प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल है या फिर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज है वो एलिमिनेट होता है ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन, सो इट इज़ कैरिड आउट थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स ओनली। तो जैसे कि प्लांट्स में क्या होता है, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है एनिमल की तरह, ठीक है, कोई वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। इस वजह से इसमें क्या होता है, ये जिसका वेजिटेटिव पार्ट है उसी से क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है। पहला इसमें एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस। तो गैसेस कैसे एक्सक्रीट होते हैं प्लांट्स में, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन विच इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एक्सक्रीटेड थ्रू स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द लिप्स। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया कुछ प्लांट, ठीक है, लेकिन वो पूरा यूज़ नहीं हो पाया, तो वो कैसे बाहर आएगा, वो आएगा बाहर मतलब स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है। और जो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन बना है प्लांट में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वो भी क्या होगा, स्टोमाटा के थ्रू ही एटमॉस्फेयर में आएगा बाहर, ठीक है।
अब है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। एक्सेस वाटर इज एक्सक्रीटेड एज वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर फोटोसिंथेसिस के टाइम में जो वाटर एब्जॉर्ब किया था प्लांट वो पूरा यूज़ नहीं हो पाया तो वो भी बाहर आएगा, ठीक है। वो बाहर कैसे आएगा? बाय मीन्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इट इज़ वाटर एवोपरेट फ्रॉम द स्टोमाटल पोर्स एंड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ फ्रूट्स एंड स्टेम। मतलब यहाँ पे जो वाटर है वो एवोपरेट करता है स्टोमाटा के पोर्स से या तो फ्रूट्स या स्टेम के सर्फेस से। फिर एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एक्सक्रीशन कैसे होता है? नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो प्लांट्स कन्वर्ट अमीनो एसिड इनटू यूरिक एसिड एंड कीटो एसिड विच इज डिपॉजिटेड इन लीव्स एंड प्लांट्स गेट रीड ऑफ डेट बाय लूजिंग देम। तो पहले जो प्लांट जो है वो अमीनो एसिड को कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड में और कीटो एसिड में, ठीक है, जो कि लीव्स में डिपॉजिट हो जाता है। और प्लांट जो है प्लांट गेट रीड ऑफ दैट बाय लूजिंग देम। प्लांट को उससे छुटकारा कब मिलता है? जब उसको लूज कर देता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एज द रेजिन्स, गम्स, लेटेक्स, ऑयल इट इज आर स्टोर्ड इन स्टेम्स। स्टेम में क्या होता है? जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं लाइक रेजिन्स, गम्स, लेटेक्स और ऑयल जो हैं वो स्टेम में क्या होते हैं? स्टोर्ड हो जाते हैं, ठीक है। लीव्स एंड बार्क विच आर इवेंचुअली लॉस्ट व्हेन प्लांट्स सेड ऑफ देयर फूड्स। ये पार्ट्स, ठीक है। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं वेस्ट मटेरियल्स लाइक रेजिन्स, गम, ये सब कब बाहर निकलेंगे? जब वो अपना बार्क या फिर स्टेम, लीव्स, ये सबको लूज़ करेगा, ठीक है। फिर एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट का कैसे एक्सक्रीशन होता है प्लांट में? एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस सॉल्ट इज डन थ्रू स्पेशल सॉल्ट ग्लैंड्स। तो प्लांट्स में सॉल्ट को एक्सक्रीट करने के लिए क्या होता है? स्पेशल ग्लैंड्स होता है। द सॉल्ट इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑन द लीफ। और वो जो सॉल्ट है वो लीफ के ऊपर क्रिस्टल के फॉर्म में डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होता है? मूवमेंट्स आर द बेसिक फीचर्स ऑफ एनी लिविंग बींग। तो मूवमेंट जो है वो बहुत ही बेसिक चीज़ है हर लिविंग बींग में, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो। However, plants unlike animals do not have nerves and muscle for movement, but they do have well coordinated and controlled movements. लेकिन एनिमल की तरह जो है प्लांट्स में कोई भी मसल सिस्टम, मूवमेंट के लिए कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं और उसमें कंट्रोल मूवमेंट होता है, ठीक है। एंड दे रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई विद द हेल्प ऑफ वेरियस हार्मोन्स नोन एज द फाइटो हार्मोन्स। लेकिन अलग अलग स्टिमुलाई, ठीक है, अलग अलग एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए अपना वो रिस्पॉन्स देते हैं। किसके हेल्प से? फाइटो हार्मोन्स के हेल्प से। उसके बाद हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेरियस स्टिमुलाई जनरेटेड बाय इन्वायरमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है प्लांट में वो कैसे होता है? वो स्टिमुलाई के थ्रू जनरेटेड होता है और इन्वायरमेंट के प्रति उसका रेस्पॉन्स। दिज आर ग्रोथ मूवमेंट्स विच अकर इन रेस्पॉन्स टू यूनिडायरेक्शनल एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड रिजल्ट इन पोजिशनिंग ऑफ द प्लांट पार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। तो ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट है जहाँ पे जो प्लांट है ना वो रिस्पॉन्स देता है नेचुरल फैक्टर्स का बाय मीन्स ऑफ इट्स ग्रोथ, ठीक है। जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट का रिस्पॉन्स कैसे देगा? उस डायरेक्शन में ग्रोथ होगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टिमुलस ट्रॉपिक मूवमेंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू। तो अगर हम स्टिमुलस के बेसिस पे देखें तो हम प्लांट्स के मूवमेंट को अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब लाइट के लिए जो रिस्पॉन्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट। तो जब प्लांट का मूवमेंट होता है लाइट के रिस्पॉन्स में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। हियर सूट्स इन द प्लांट बेंड टुवर्ड्स लाइट। और यहाँ पे जो प्लांट का जो सूट सिस्टम है वो बेंड करता है लाइट के तरफ, ठीक है। फिर जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब होता है अर्थ, ट्रॉपिज्म का मतलब मूवमेंट, अर्थ के रिस्पॉन्स में मूवमेंट, ठीक है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है? प्लांट का मूवमेंट किसके रिस्पॉन्स में? ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में। रूट्स इन द प्लांट एक्सिबिट्स दिस प्रॉपर्टी बाय ग्रोइंग डाउनवर्ड टुवर्ड्स ग्रेविटी। और इसका जो रिस्पॉन्स है वो रूट सिस्टम कैसे देता है? उस डायरेक्शन में, मतलब रूट की तरफ ग्रो करके, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करके। फिर हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। ट्रॉपिज्म का मतलब रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये वाटर के लिए कैसा रिस्पॉन्स देता है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन विच द डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्टिमुलाई ऑफ वाटर। तो ये हाइड्रोट्रॉपिज्म वो मूवमेंट है प्लांट का जहाँ पे इसका जो डायरेक्शन होता है ना वो डिपेंड करता है कि वाटर किस डायरेक्शन से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रूट्स ग्रो टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर। जैसे कि रूट है, रूट उधर ही ग्रो करेगा जहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर होगा, क्योंकि रूट को क्या चाहिए? वाटर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कीमोट्रॉपिज्म। इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस। तो जब कीमो मतलब हुआ केमिकल, ठीक है। तो जब केमिकल के रिस्पॉन्स में प्लांट का ग्रोथ होगा, प्लांट का रिस्पॉन्स होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कीमोट्रॉपिज्म। तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस। तो ये कीमोट्रॉपिज्म क्या है? प्लांट का रिस्पॉन्स फॉर द केमिकल स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। तो जो पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ है वो ओव्यूल की तरफ क्यों होता है? तो वो केमिकल है, ठीक है, तो वो कीमोट्रॉपिज्म की वजह से।
ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर वेयर ओव्यूल्स प्रोड्यूस केमिकल्स फॉर द ग्रोथ एंड पैसेज ऑफ पॉलन ट्यूब्स। और जो पॉलन ट्यूब्स के ग्रोथ या फिर कह सकते हैं उसके पैसेज के लिए कौन केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, ये जो ओवरी, ठीक है, ओव्यूल्स। फिर है थिग्मोट्रोपिज्म, इट इज़ डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू टच। तो थिग्मोट्रोपिज्म वो मूवमेंट है प्लांट्स का जो कि किसके वजह से होता है, टच के वजह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सम टेंड्रिल्स क्लाइम अराउंड एनी सपोर्ट विद द टच। जैसे कि कुछ प्लांट्स जिसमें कि टेंड्रिल्स होते हैं, ठीक है, जिसका स्टेम जो होता है वो वीक होता है, वो टेंड्रिल्स के सपोर्ट से जो है वो ऊपर बढ़ते हैं, सपोर्ट उसके सपोर्ट से। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। तो नेस्टिक मूवमेंट जो होता है वो मतलब कोई डायरेक्शनल नहीं होता है, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है और ये ग्रोथ, इसमें ग्रोथ नहीं होता है प्लांट्स का, ठीक है। इस irrespective of the direction of the stimulus, it affects all the parts of the organ of a plant equally and they always move in the same direction। तो नेस्टिक मूवमेंट में क्या है, प्लांट का जो स्टिमुलाई का जो डायरेक्शन है वो कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो पूरा जो इफेक्ट होगा उस स्टिमुलस का वो पूरे प्लांट पे होगा, वो भी इक्वल। और ये जो स्टिमुलाई का जो रिस्पॉन्स होता है ना वो पूरे प्लांट का सेम डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ अ टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, मिमोसा पीडिका, फोल्ड अप इमीडिएटली व्हेन टच्ड। जैसे कि अगर जो टच मी नॉट प्लांट है, ठीक है, जैसे उसको टच करेंगे, चाहे हम किसी भी डायरेक्शन से टच करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो प्लांट है वो क्या होगा, इमीडिएटली जो है वो मुड़ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, तो जो कि इस पे बेस्ड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स लिव ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन अ सिम्बायोसिस शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तीसरा है पैरासाइट्स आर अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉप। इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसका जो है पहला देख लेते हैं, सैप्रोफाइटिक प्लांट जो है वो डेड और डिकेइंग मैटर पे रहता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन ये पैरासाइट्स जो है ये तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का टाइप है, तो ये तो गलत हो गया, ऑटोट्रॉप नहीं होते हैं ये। फिर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सिम्बायोसिस शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये बिल्कुल सही बात है, जो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहते हैं लाइक लाइकेंस, इसमें एल्गी और फंगी का जो सिम्बायोटिक रिलेशन है उसमें दोनों शेल्टर या न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी है ना, 1 और 2 दोनों ट्रू है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के रिस्पेक्ट में इसका आंसर देना है। एट लो टेम्परेचर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्लो। तो जब टेम्परेचर लो होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होगा वो स्लो होगा, ये बिल्कुल सही बात है। फिर हमारे पास की साइज़ एंड शेप ऑफ द लीफ इन्फ्लुएंसेस फोटोसिंथेसिस। तो साइज़ या शेप जो है हमने पढ़ा था कि एनाटॉमी ऑफ लीफ, ठीक है, तो साइज़ और शेप जो है वो भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करता है। इसका ऑप्शन जो होगा वो सी, दोनों करेक्ट है इसमें, ठीक है। कौन सा करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट है, बोथ 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम्स फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, वो कौन सा पार्ट है, ये है ओवरी, ठीक है। ओव्यूल्स तो सीड बनता है, ठीक है। आगे हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर कंबाइनिंग डिजायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ 2 प्लांट्स टुगेदर इन अ सिंगल प्लांट। तो जब हमें दो पार्ट्स को, 2 डिजायर्ड कैरेक्टर्स को यूज़ करके एक न्यू प्लांट बनाना होता है, तो हम उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो हम उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, ये ग्राफ्टिंग। इसमें एक दूसरे प्लांट का जो स्टेम है वो अनदर प्लांट में क्या करते हैं, अटैच करते हैं एक ट्यूब के हेल्प से, फिर वो उसका कैरेक्टरिस्टिक शेयर करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एनिमल किंगडम, एनिमलिया किंगडम के बारे में। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।